शुभ दिन बच्चों। आपके अंतराल पुस्तक के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 3, जिसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर जो है वो एक गांव है, उसके बारे में लिखा है और इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो बिस्कोहर की माटी ये जो पाठ है, ये त्रिपाठी जी की आत्मकथा है। नंगा तलाई का गांव उसका एक भाग है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और इस पाठ में जो अभिव्यंजना है वो अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। इसमें ग्रामीण जीवन शैली का, लोक कथाओं का, लोक मान्यताओं को उन्होंने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, ये आप सभी को पता है, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य गांवों में अधिक देखने को मिलता है। और दूसरा पक्ष इसका क्या है कि लेखक ने जो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, उसने उसे बड़े मनोवियोग से जिया है और उसे उसी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सार। लेखक गांव के प्राकृतिक परिदृश्य के बारे में बताता है कि जो बिस्कोहर गांव है उसमें कमल के फूल खिलते हैं। यहाँ कमल ककड़ी को खाया नहीं जाता। कमल ककड़ी आपको पता ही है, जिसको कई लोग भींस भी बोलते हैं। कहते उसको यहाँ खाया नहीं जाता, बल्कि कमल से अधिक बहार कोइयाँ की थी। इसे कुमुद भी कहते थे। यह लगभग सारे उत्तर भारत में पाया जाता है और चांदनी रात में इसकी पत्तियाँ कहते एक रंग की हो जाती हैं। तालाबों में सिंघाड़े होते हैं, आपको पता ही है। सिंघाड़े का आटा भी व्रत में खाया जाता है और सिंघाड़े वैसे भी खाए जाते हैं एज अ फ्रूट। तो सर्दी में यहाँ पर हर सिंगार खिलता है। गांव में बच्चे जो हैं प्रकृति के बेहद नज़दीक होते हैं और माँ क्या करती है, उन्हें आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। यह क्रिया जो है वो माँ से बच्चे के सारे संबंधों के जीवन को चित्रित करती है। माँ की गोद से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होने यानी मानव जीवन लेने की सार्थकता है। अर्थात लेखक ने ये बताया है कि जब एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वे केवल दूध नहीं पीता, बल्कि उसके साथ साथ उसके संस्कार भी अपने अंदर समेट लेता है। जो बिस्नाथ है, यानी विश्वनाथ को बिस्नाथ कहा है यहाँ, बिस्नाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में देखा कि बत्तखें जो है वो अपने अंडों को डैनों में छिपाकर सेती हैं। डैने आपको पता ही है, उनके पंख और नीचे के जो चपटे में पैर होते हैं उसके सहारे बैठकर अपने पंखों में छुपा लेती हैं और सारी दुनिया से बचाती हैं। बिस्नाथ कहता है कि जब मैं छोटा ही था तो वो उसका एक छोटा भाई और आ गया और अब दूध क्या हो गया, बट गया। उसे गाय का दूध पिलाया जाने लगा क्योंकि उसका छोटा भाई उसकी मम्मा का दूध पीता था। उसे कसेरन दाई ने पाला पोसा और वह उसके साथ छत पर लेटकर चांद की गतिविधियों को देखता रहता। फूलों के बारे में लेखक क्या कहता है कि फूलों के अलावा तोरी, लौकी, भिंडी, इमली, अमरूद, बैंगन, शरीफा, कटहल, बहुत से कहते और भी फूल हैं। सरसों के फूलों से तेल की गंध निकलती है। सत्यानाशी के फूल दवाई के रूप में काम आते हैं। गेहूँ, धान, जौ के भी फूल हैं। अर्थात लेखक ने यहाँ पर ये बताया है कि वो बचपन से ही प्रकृति के साथ इतना संबंधित रहा है कि उसे हर एक फूल की पहचान है और उसके उपयोग का भी ज्ञान है। लेखक बताता है कि घास पात से भरी मेडों, मैदानों, तालाबों के भींचों आदि पर अनेक प्रकार के सांप मिलते थे। इनमें होंडा, मजगिद्वा, धामिन, ये तो वो सांप थे जो विषहीन थे, जो जहरीले नहीं होते। होंडा का वामन जाति का माना जाता था और जो गोहुअन और घोड़ कढ़ाइच है वो खतरनाक सांप होते हैं। जो भटिया सांप है उसके 2 मुंह होते हैं। कहते सांप व बिच्छू से तो लेखक को डर लगता था। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। जो गुड़हल था उसे पता है क्या मानते थे कि वो देवी का फूल है और बेरी के फूल से बर्रे तथा ततैया का डंक झड़ जाता था।
जैसे भी कहते हैं कि अगर ततैया ने डंक मार दिया या बर्री ने डंक मार दिया तो बेरी के फूल को उस पर रगड़ दिया जाए या बेरी के फूल को पीस कर उसका रस लगाया जाए तो उसका जो डंक है वो झड़ जाता है। और गर्मी में लू से बचने के लिए प्याज बांधना, आम का पन्ना पीना, ये तो हम लोग अब भी करते हैं ये सब। या फिर उससे शरीर को लेपना, नहाना, ऐसी क्रियाएं की जाती थी। तो लेखक अपनी सारी यादें जो हैं बचपन की वो इस परिचय में, इस पाठ में जो है परिचित करवा रहा है। अब आगे क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पहले बादल गिरते हैं, फिर गड़गड़ाते हैं, फिर वर्षा होती है, ये हम सभी देखते हैं। लेकिन कभी हमने कोशिश नहीं की कि अपनी इस चीज़ को हम लिखित रूप में अंकित करें, और लेखक ने ये सब कर दिखाया। कहते कि इस ऋतु में तबला, मृदंग और सितार का गीत होता है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। बरसात से पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गा सब बेमतलब कहते हैं इधर उधर भागते रहते हैं। और पहली वर्षा से क्या कहते हैं कि फोड़े फिंसी ठीक हो जाते हैं। आपने सुना होगा आज के समय में भी बच्चों ये माना जाता है कि अगर किसी को पित्त हो जाती है, पित्त बारीक बारीक गर्मी से होने वाले दाने, कहते हैं अगर पहली बारिश में नहा लिया जाए तो वो फोड़े फिंसी ठीक हो जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि मच्छर मकोड़े आदि भी अधिक होते हैं बरसात में, आजकल भी होते हैं, बरसाती कीड़े आते हैं। और बाढ़ भी आ जाती है, बाढ़ आने से तकलीफ होती थी, परंतु कुदरत निखर उठती थी। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे क्या कहते थे? बरहा कहते थे। तो देखिए किस प्रकार से लेखक ने अपने बचपन की यादों को, इतनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को हमारे साथ साझा किया है। आगे लेखक क्या कहता है कि झाड़े की धूप, जाड़े अर्थात सर्दी की धूप, और चैत की चांदनी में अधिक फर्क नहीं होता। यहीं पर लेखक ने क्या किया, एक औरत को देखा और वो बिस्नात से कम 10 वर्ष बड़ी रही होगी। चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही थी, जो बिस्नात के प्राणों में खुशबू बसती थी। ऐसे मौसम में वह औरत बिस्नात को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता के रूप में दिखाई दी। अर्थात जो लेखक है वो उस औरत से 10 साल छोटा था, फिर भी उसके जो है उसके प्रति प्रेम के भाव उसके मन में जागृत हो उठे। प्रकृति सजीव नारी बन गई। बाद में वह नारी मिली भी और बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और वे आजीवन उससे शर्माते रहे कि उनके मन में ऐसे विचार उस औरत के प्रति आए। उन्होंने बता भी दिए, लेकिन क्या होता है फिर बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है, क्योंकि बचपन में हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। हमें ये नहीं पता होता कि वो जो भावनाएं हमारे भीतर जागृत हो रही हैं वो वास्तविक हैं या केवल एक क्षण मात्र का आकर्षण। तो लेखक के साथ भी यही हुआ कि वो क्षण मात्र के आकर्षण से या उस औरत की ओर अपने खिंचाव को महसूस करते हैं, जिसके कारण वो पूरा जीवन बाद में उससे शर्माते रहते हैं। बिस्नात को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, कि उसकी माँ का जो पेट था वो हल्के पीले रंग का था, तो उसको लगता कि जैसे हल्दी मिलाकर बनाकर पूड़ी बनाई गई हो। उसके पिता के कुर्ते से पसीने की बू अच्छी लगती थी। नारी शरीर में उन्हें बिस्कोहर की फसलों, वनस्पतियों की उत्कृष्ट गंध आती थी। मीन्स लेखक ये बता रहा है कि वो बचपन से ही किसी और ही दुनिया के रहे हैं। संगीत, गंध, बच्चे बिस्नात के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। काल इतिहास को पार करने के लिए, यानी समय के इतिहास को पार करने के लिए जो ये सबसे बड़े सेतु के रूप में काम किया है वो है संगीत, गंध और बच्चे। तो बच्चों, इनडायरेक्ट वे में जो लेखक है उसने ये बताया है कि जो ग्रामीण परिदृश्य है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। आवश्यकता है हमें उसे ध्यान लगाकर देखने की। तो इस पाठ में बिस्कोहर की माटी नामक पाठ में ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आशा करती हूँ आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा। बच्चों, ज़्यादा डीपली इसको समझने के लिए आपको अपनी बुक में से इस पाठ का पठन करना होगा, और प्रश्न उत्तर आपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट करें।
धन्यवाद।